हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स, जो कि है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो केमिकल काइनेटिक्स या जिसको हम रासायनिक बलगति कहते हैं उसके न्यूमेरिकल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट हमारे पास में न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है हमारे पास, इसमें कोई अभिक्रिया दे रखी है जिसमें A+B से उत्पाद बन रहा है। इसके लिए वेग नियम दे रखा है R बराबर ए की सांद्रता B की सांद्रता गुणा में। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या होगी दोस्तों। तो हम देखो किस तरीके से इसको हम हल निकालेंगे दोस्तों। हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि जो अभिक्रिया कोटि होती है वो अभिक्रिया वेग नियम या वेग व्यंजक जो होता है हमारे पास में, जैसे यहाँ पे दे रखा है R बराबर ए की सांद्रता गुणा में B की सांद्रता। ठीक है, R बराबर दे रखा है A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता। तो वेग व्यंजक या वेग नियम जो होता है ये हमारे पास में दे रखा है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रिया कोटि क्या होती है कि जो भी अभिक्रिया वेग व्यंजक होता है उसमें जो क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग होता है वही हमारे पास में अभिक्रिया कोटि कहलाती है। जैसे अगर अभिक्रिया कोटि को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस अभिक्रिया के लिए अगर कोटि का मान निकालें तो जैसे a की घात कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, प्लस b की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी हमारे पास में वो दो हो जाएगी, या जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि निम्न में से प्रत्येक वेगों से अभिक्रिया की कोटि निर्धारण कीजिए। यानी यहाँ से के मान दे रखे हैं आपको। यहाँ से के का मान एक तो दे रखा है 2.3 × 10⁵ ठीक है, और इसमें दे रखा है दूसरे में के का जो मान है वो 3.1 × 10⁴ दे रखा है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इसके लिए क्या होगा हमारे पास में, इन दोनों के लिए आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है कि जब हम के का मात्रक निकालते हैं, के मात्रक का क्या फॉर्मूला होता है, के को हम बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, या जो हमारे पास में विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक जो होता है हमारे पास में वो के होता है मोल इसकी पावर 1 - n गुणा लीटर की पावर n-1 और यहाँ से सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से रहता है। यानी के बराबर होगा मोल इसकी पावर 1 - n इंटू लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। ये होता है हमारे पास में के का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो दोस्तों n क्या होता है हमारे पास में, n जो बताता है वो अभिक्रिया की कोटि को बताता है। यानी n जो होगा हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। अब हमें यहाँ पे मान से कोई मतलब नहीं, हमें इसके देखना है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की है, शून्य कोटि की है। तो जैसे अगर मान लो इसमें n बराबर 1 रखते हैं, तो n बराबर रखोगे 1, तो यहाँ देखो n बराबर 1 रखोगे तो के का क्या मात्रक आ जाएगा, के का जो मात्रक आएगा जब n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n की जगह 1 रखोगे तो 1 में से 1 घटाओगे तो 0, और मोल की पावर 0 मतलब यहाँ तो 1 आ जाएगा। यहाँ लीटर की पावर भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसका मान 1 हो जाएगा। तो के का मान क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास में के की वैल्यू आएगी वो सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जब n बराबर आप 2 रखोगे तो क्या आएगा देखो। ठीक है, n बराबर 2 रख के देखते हैं। तो n बराबर 2 रखोगे, n बराबर 2 रखो, इसमें n बराबर 2 रखोगे तो देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में k का जो मान आएगा वो आ जाएगा मोल। ठीक है, दो यहाँ से कितना आ जाएगा, मोल इनवर्स आ जाएगा इंटू लीटर की पावर 1 और यहाँ से सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास में फर्स्ट में क्या दे रखा है 2.3 × 10⁵ मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। इसका मतलब जो हमारे पास में पहला जो इसका आंसर होगा, ठीक है, यानी जो पहला जो हमारे पास में दे रखा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट वाला जो दे रखा है हमारे पास में, इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, यानी जो अभिक्रिया की कोटि आएगी इसके अंदर, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा के का मान जो होगा ये कौन सी होगा, यानी यहाँ पे जो देखो यहाँ पे हमारे पास में मोल इनवर्स इंटू लीटर की घात 1 इंटू सेकेंड इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो होगा हमारे पास में, यानी इसमें क्या आ रहा है, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स।
जो कि क्या है हमारे पास में, ये मात्रक किसके लिए होता है, n बराबर 2 के लिए आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या है, ये द्वितीय कोटि n बराबर 2 के लिए आता है ये। तो ये जो हमारे पास में फर्स्ट वाला जो होगा वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया की जो कोटि आएगी हमारे पास में वो कौन सी हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और जब n बराबर हम 1 रखते हैं, तो यहाँ देखो जब n बराबर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास में सेकंड इनवर्स आता है। इसका मतलब जो सेकंड वाला जो आंसर आएगा हमारे पास यानी सेकंड के बराबर जो दे रखा है 3.1 इंटू 10⁴ सेकंड इनवर्स किसके लिए आता है, ये होता है हमारे पास में प्रथम कोटि के लिए, यानी ये जो अभिक्रिया होगी वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की जो हमारे पास में अभिक्रियाएं हैं वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाले में तो आंसर आ जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और सेकंड वाले में आ जाएगा हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास में अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप होता है। यानी दे रखा है कि अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता को अगर हम 3 गुना कर दें तो y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x से y बन रहा है और कैसी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी इसका जो समीकरण दे रखा है वो इस तरीके से रखा है, 2x जो है हमारे पास में वो हमारे पास में इस तरह से है, 2x से हमारे पास में y, ये कोई अभिक्रिया का समीकरण दे रखा है कि जो कि ऐसी है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक निकाले तो कैसे निकलेगा, वेग बराबर क्या निकल के आ जाएगा, वेग बराबर आ जाएगा हमारे पास में k और जो भी हमारे पास इसके साथ गुणा में आ रहा है वो घात में आ जाएगा। ठीक है, वेग बराबर आ जाएगा हमारे पास में k और x की घात 2। अब हमें ये कह रहा है कि यदि x की सांद्रता 3 गुना कर दूं मैं, यानी x की जगह क्या कर दो आप 3x कर दो, यानी x की सांद्रता हमने क्या कर दी 3 गुना कर दी। ठीक है, यानी x जगह आपने क्या कर दिया 3x कर दिया। तो y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो अब वेग निकल के आएगा हमारे पास में वो कैसा होगा। ठीक है, पहले वेग से कैसा होगा हमारे पास में, प्रथम वाले वेग से, तो y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जहाँ पे हमने x लिखा उसकी जगह 3x रखो। तो यहाँ से हमारे पास में इसको हमने वेग, इसको हमने इस तरह से लिख लेते हैं, ये इधर इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमारे पास में वेग, इसको वेग डैश कर देता हूँ मैं पहले वाला। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में k और यहाँ से x का क्या रखो आप 3x कर दो, 3x। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप 3x, ये लिख दिया हमने 3x और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कर दिया इस तरीके से, ये वेग डैश आ गया। तो यहाँ से देखो जो नया वेग आएगा हमारे पास में वो किस तरीके से आ जाएगा, जो नया वेग होगा हमारे पास में, तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 यहाँ से k और यहाँ से x स्क्वायर, ये सांद्रता के ऊपर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो हमारे पास में k और x स्क्वायर तो क्या दे रखा है, पहले वाला वेग दे रखा है, यानी जो नया वेग आया हमारे पास में, वेग डैश जो आया नया वेग आया हमारे पास में, वो पहले वेग का क्या है हमारे पास में 9 गुना आ जाएगा। इसका मतलब होगा y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी y के निर्माण का जो वेग होगा वो 9 गुना हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि एक अभिक्रिया है R से P के लिए अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 0.03 m दे रखी है। 0.03 m से 25 मिनट में बदलकर 0.02 m हो जाती है। तो आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना आपको मिनट और सेकंड की इकाइयों के में करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जैसे हमारे पास में पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में जो रिएक्शन हम लिख लेते हैं क्या है, ये रिएक्शन दे रखी है कि R से हमारे पास में P है, यानी क्रियाकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए हम क्या निकालते हैं, औसत वेग निकालते हैं। तो हमें पता है R एवरेज बराबर क्या होता है, R एवरेज जो होता है औसत वेग को हम R एवरेज से दर्शाते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है हमारे पास में, अभिकारक क्या है इसमें R है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन, तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल R अपॉन डेल T। ये अभिकारक है इसलिए इसके लिए क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बराबर ऐसे उत्पाद के लिए क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा डेल P अपॉन डेल T।
ठीक है। तो ये हमारे पास में औसत वेग के लिए फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या कह रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रताएं बता रखी है कि इसमें पहले 0.03 m से 25 मिनट में बदलकर 0.02 m हो जाती है। यानी हमारे पास में इसमें दे क्या क्या रखा है, इसमें दे रखा है आपको एक तो डेल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल टी का जो मान है वो कितना है हमारे पास में 25 मिनट दे रखा है। ठीक है, 25 मिनट दे रखी है डेल टी की वैल्यू, और जो प्रारंभिक सांद्रता है वो दे रखी है हमारे पास में कितनी 0.03 m, यानी आर जो 1 की वैल्यू है वो तो दे रखी है 0.03 और R2 की जो वैल्यू है 0.02 m दे रखी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो जैसे हमारे पास में ये था, हमारे पास में आर एवरेज बराबर था हमारे पास में माइनस के डेल आर अपॉन डेल टी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास में आर एवरेज की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में वो कैसे निकलेगी, माइनस। ठीक है, यहाँ से डेल, अब देखो डेल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर का मतलब क्या है, R2 माइनस R1, यानी प्रारंभिक जो अंतिम सांद्रता और जो प्रारंभिक सांद्रता का अंतर है ये। तो यहाँ पे अंतिम सांद्रता तो कितनी है, यहाँ पे दे रखी है हमारे पास में 0.02 m। ठीक है, और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है माइनस में 0.03, इस तरीके से दे रखी है, और बटे में हमारे पास में डेल टी का मान कितना दे रखा है 25 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से आर एवरेज की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगा 0.01 आएगा, 0.03 में से 0.02 घटाओगे तो यहाँ पे माइनस और ये बाहर भी माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 और बटे में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 0.01 बटे 25, इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो आगे कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या है 0.025, ठीक है, सॉरी ये था हमारे पास में 0.01 डिवाइड बाई 25 है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं 100 कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास में, ये तो हो जाएगा 1/25 और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 100। ठीक है, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में इस यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, ठीक है, और नीचे भी अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो 25 से कट जाएगा 100 4 बार। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है 10 की घात 4 आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात, ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, इसमें जो मान आएगा वो किस में आएगा, मिनट के अंदर है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इकाइयों में पूछा है, एक तो मिनट में पूछा है और दूसरा किस में पूछा है, सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मिनट के लिए इसका जो मात्रक आएगा, औसत वेग का जो मात्रक होगा वो क्या है हमारे पास में मोल, ठीक है, इनटू लीटर इनवर्स इनटू मिनट इनवर्स आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मिनट में अभी है, तो एक तो हमने मिनट में पूछा तो मिनट में तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अगर इसी अंदर, ठीक है, सेकंड में निकालना है तो देखो कैसे करोगे, सेकंड में निकालना तो देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, सेकंड में भी निकाल सकते हो आप। हमें क्या करना है, जो मिनट में दे रखा है यहाँ तक तो हमारे पास में सही रहेगा, सेम रहेगा। ये मिनट में हमें पता है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको आप क्या कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 0.01/25 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो वही करो आप, यहाँ से 1/25, यहाँ पे आ जाएगा 60, और पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 00 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, और आगे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे वापस आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। ठीक है, 100 से लिखो आप इस तरीके से, यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से देखो हमारे पास में इस 25 से ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 10 की घात कितनी आ रही है हमारे पास में, 2 से कट जाएगा ये 15 बार, तो यहाँ से 1/15 बचेगा, और ये 10 की घात कितनी बचेगी 4 बचेगी, तो यहाँ से आ जाएगा 1/15, और इस 10 की घात 4 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात -4 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो पॉइंटों में लिख लो, नहीं तो 1/15 इंटू 10 की घात -4 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू हमारे पास में सेकंड इनवर्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया का अपघटन हो रहा है। ठीक है, और कैसी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस तरीके से हमें ये बताना है N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का जो मान है हमारे पास में वो 2.5 × 10⁴ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, हमें बताना है कि N2 और H2 जो है हमारे पास में उसके उत्पादन की जो दर है वो कितनी होगी, ये बतानी है आपको। आपको K की वैल्यू उसमें दे रखी है 2.5 × 10⁴ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में रिएक्शन क्या है, देखो रिएक्शन ये है, जैसे अमोनिया है 2NH3 अपघटन हो रहा है प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास में, ये बनेगा हमारे पास में N2 प्लस में 3H2। यही होती है हमारे पास में रिएक्शन। ये तो 2 मोल अमोनिया के लिए, अगर 1 मोल अमोनिया के लिए निकाले तो 2 से डिवाइड कर दो इसको आप, तो यहाँ से आ जाएगा NH3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में प्लेटिनम, ये आ जाएगा 1/2 N2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 3/2 और ये H2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये H2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मोल के लिए। अब देखो K का मान हमें, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो दे रखा है 2.5 × 10⁴ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, और हमें पूछ रहा है एक तो N2 के बनने की दर और दूसरा H2 के बनने की दर। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसको। देखो तो एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो पीछा जो था हमारे पास में NH3, हमारे पास में क्या था, NH3 प्लेटिनम 1/2। ठीक है, ये रिएक्शन थी हमारे पास में। तो इस अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ताक्षणिक वेग निकालते हैं, जैसे R-NH3, इसका मतलब होता है ताक्षणिक वेग। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास में dNH3, ठीक है, अपॉन dt। ये उत्पाद, सॉरी ये क्रियाकारक है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बराबर में किसके, देखो 2/3 प्लस यहाँ से आ जाएगा d, और यहाँ पे आ जाएगा H2/dt। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे पहले से के यानी वेग का मान दे रखा है, ये सभी के बराबर में कितना दे रखा है, देखो अब हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 × 10⁴, ये हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, 2.5 × 10⁴ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक तो हमें क्या निकालना है, 2.5 × 10⁴ दे रखा है हमारे पास में, तो एक तो हमें निकालना है dN2/dt की वैल्यू निकालनी है, और एक हमें निकालना है 2/3 dH2/dt। ठीक है, इसमें ये जो 2dN2/dt इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, दे रखी है 2.5 × 10⁴। हमें तो क्या निकालना है, dN2/dt, यानी डी इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो हमें क्या करना है, 2 इसके साथ जो गुणा में आ रहा है वो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5 × 10⁴। ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से इसको काट दो आप, तो ये कितनी बार कट जाएगा हमारे पास में, 2 × 2 पॉइंट, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये 1.25 × 10⁴ आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये dN2/dt, यानी N2 के जो बनने की जो दर है वो आ जाएगी हमारे। वो क्या दे रखे देखो, तो हमारे पास में था कि जो 2/3 था, ये था हमारे पास में 2/3, ठीक है, dH2/dt, और ये किसके बराबर था हमारे पास में, 2.5 × 10⁴ के। ठीक है, तो हमें तो dH2/dt इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरीके से आ जाएगा ये, तो हमें क्या करना है, ये आ जाएगा 2/3 जो दे रखा है वो इधर जाके ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 × 2.5 × 10⁴। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। जैसे इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.5, इसको आप 3/2 को काटोगे तो 1.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास में। ठीक है, वो जो आएगा हमारे पास में वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, dH2/dt की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 की है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 3 × 10⁻⁻2 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, और यदि 25 सेकंड के पश्चात अभिकारकों की सांद्रता 0.5 m पाई जाती है तो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास में क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ के की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 3 × 10⁻⁻2। ठीक है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि 25 सेकंड के बाद अभिकारकों की जो सांद्रता है वो कितनी पाई जाती है, 0.5 m पाई जाती है। ठीक है, तो 25 सेकंड के बाद में 0.5 m पाई जा रही है, तो हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक सांद्रता, यानी आपको निकालना है R0 की वैल्यू निकालनी है, इसका मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के समीकरण से हम जानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे शून्य कोटि के लिए हम यहाँ पे K नोट लगाएंगे। K नोट बराबर क्या होता है, R0 माइनस के R अपॉन T। ठीक है, ये होता है हमारे पास में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। चलिए इसमें मान रखते हैं हम। R0 की वैल्यू देखो हमारे पास में कितनी है, वो तो हमें निकालनी है R0 की वैल्यू। ठीक है, R0 की तो वैल्यू, K की वैल्यू देखते हैं। K की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 × 10⁻2 है, तो यहाँ पे 3 × 10⁻2 रखते हैं। ठीक है, बराबर में देखो, इसके बाद में हमारे पास में R0 की तो वैल्यू हमें निकालनी है। T का मान दे रखा है 25 सेकंड, और R है वो कितनी दे रखी है, 0.5। तो यहाँ इसमें रखते हैं, तो R0 की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें जो R की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास में, 0.5 दे रखी है, और T का जो मान है वो कितना दे रखा है दोस्तों, T की जो वैल्यू है 25 सेकंड दे रखी है, तो यहाँ पे 25 सेकंड आ जाए। ठीक है, इसका हम वज्र गुणा कर देते हैं, 25 को इधर लेके आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 75 × 10⁻2। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, R0 माइनस के 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास में यहाँ तो कितना है, ये 75/10⁻2 को नीचे लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 0.75, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, बराबर में। ठीक है, यहाँ पे देखो इस जो माइनस में 0.5 दे रखा है। ठीक है, ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है ये क्या है हमारे पास में, 0.5 है दोस्तों। ठीक है, 0.5 है, इस 0.5 को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास में, R0। ठीक है, तो यहाँ देखो 0.75 प्लस में 0.5, इन दोनों को जोड़ो आप तो कितना आएगा हमारे पास में, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास में कुछ इस तरीके से जाएगी। R0 बराबर हो जाएगा 0.75 प्लस 0.50, 0.5 को आप 0.50 लिख सकते हो। तो यहाँ देखो 0.75 और 0.50, इन दोनों को जोड़ो आप, कितना आता है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से 5, यहाँ से 7 और 5 12, पॉइंट दशमलव की जगह दशमलव, और यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.25 जो होगा हमारे पास में सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर जो होगा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 7 है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय वो 60 मिनट है, यानी 50% कंप्लीट होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो इस अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय का आपको ज्ञात करना है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यानी 50% पूर्ण होने में तो कितना लग रहा है, 60 मिनट लग रहे हैं। कहने का मतलब है 50% का मतलब है कि उसकी अर्ध आयु यानी आधी मात्रा अपघटित हो गई है 60 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमें दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का समीकरण क्या होता है, T½ बराबर होता है हमारे पास में, T½ बराबर होता है 0.693 अपॉन K1। ठीक है, ये होता है हमारे पास में। अब इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, T½ की वैल्यू दे रखी है 60 मिनट, और ठीक है K1 का मान निकालते हैं यहाँ से। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो K1 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 0.693, और बटे में क्या करना है आपको, बटे में कर दो आप, यहाँ से कितना है T½ की वैल्यू है 60 मिनट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कैसे रख दो, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दो।
ठीक है। यहाँ से K1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.693/60, क्योंकि हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धा होता है हमारे पास वो होता है 0.693/K1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय वो आपको ज्ञात करना है। 75% पूर्ण होने में कितना समय लगता है वो निकालना है। ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि प्रारंभिक सांद्रता है, सपोज वो कितनी है हमारे पास में 100% है, वो है हमारे पास में 100%। अब उसमें से 75% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो शेष कितनी बचेगी, तो 100% में से क्या घटा दो आप 25%, सॉरी 100% में से क्या घटा दो 75%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 25% आ जाएगा। यानी आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में 25% आ जाएगी। ठीक है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो हमारे पास में समाकलित वेग समीकरण होता है वो क्या होता है, देखो वो होता है हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास निकाले तो यहाँ से देखो, यहाँ से K1 बराबर होगा हमारे पास में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी T बराबर होगा हमारे पास में 2.303/K1। ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा log, यहाँ पे हमारे पास में R0 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास में R। ठीक है। ये होता है हमारे पास में प्रथम कोटि जो हमारे पास में अभिक्रिया होती है उस प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है। R0 की वैल्यू हमें पता है 100% है, R की वैल्यू पता है 25% है, K1 की वैल्यू हम समीकरण 1 से लिखेंगे, वो जो हमने पीछे वाला समीकरण था ना, ये वाला K1 की वैल्यू था ये 0.693/60। ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे और हमें क्या पूछा है इसमें, समय पूछा, यानी T का मान निकालना है हमें। ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे देखो किस तरीके से होगा। आगे हमारे पास में क्या है, T बराबर क्या था, फॉर्मूला ये था, T बराबर था हमारे पास में यहाँ पे 2.303/K1। ठीक है। और यहाँ से log R0, ठीक है, R। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं तो देखो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 2.303। इसको तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। K1 की जो वैल्यू देखो, K1 की वैल्यू देखो आप, हमारे पास में क्या है, K1 की जो वैल्यू है 0.693/60। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं 0.693/60 है, तो 60 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। यहाँ से log और यहाँ पे 100 R0 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 75 है। ठीक है, सॉरी 25, क्योंकि 75% तो कंप्लीट हो गया था ये इसकी वैल्यू है 25। तो देखो 25 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास में। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारे पास में T बराबर था 2.303/K1। तो K1 की तो वैल्यू हमने रखी दी थी, तो देखो वो वैल्यू रख दो आप यहाँ पे था 60, सॉरी यहाँ पे था हमारे पास में 0.693, यहाँ मल्टीप्लाई था 60, और यहाँ से आ रहा था log 4, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है। तो यहाँ log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 को हम log 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो T का जो मान होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, T बराबर हो जाएगा 2.303/0.693। ठीक है। और यहाँ से 60, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा log 2, यानी 2 की पावर 2 लिखोगे आप इसको। log 2 की जो वैल्यू है वो रखो इसके अंदर, कितना होता है। ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। log 2 की जो वैल्यू है वो रखते हैं, तो देखो log 2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2.303। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0.693, यहाँ पे 60। ठीक है। यहाँ पे क्या था 2, और log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है। 0.3010 होता है दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है। इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, ये था हमारे पास में 0.3010। ठीक है। तो यहाँ से देखो हम
अब यहाँ देखो ये 2.303 और 0.303 इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो 2.303 और 0.303 इन दोनों को जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.693, ठीक है। और यहाँ से क्या बच रहा है 60 और यहाँ से आ जा रहा है 2 मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या आ रहा है 0.693 आ रहा है, ठीक है। तो 0.693 से 0.693 कट गया, तो देखो 60 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 120 मिनट आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो 60 दे रखा है वो मिनट में, तो यहाँ पे टी का जो मान आएगा वो किस में आएगा, मिनट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो दे रखा है 60 पर सेकेंड, ठीक है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है यानी के की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 60, ठीक है, 60 पर सेकेंड दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखो पहले तो जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लेते हैं। यहाँ में दे रखा है एक तो K1 की वैल्यू, ठीक है, K1 की वैल्यू वो कितनी दे रखी है हमारे पास में, वो दे रखी है 60 पर सेकेंड। सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता अगर R0 है, ठीक है, तो R की जो वैल्यू आएगी ये कह रहा है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में, ठीक है, यानी R जो होगा T समय पर जो अपघटित मात्रा होगी वो प्रारंभिक सांद्रता का कितना है 1/10 भाग है, यानी R की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी आएगी हमारे पास में, इसका कितना है 1/10 भाग है R0 का, ठीक है, 1/10 भाग है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि इसका 1/10 भाग बचने में कितना समय, यानी टाइम पूछा है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, टाइम निकालते हैं इसमें कितना आएगा। तो पहले तो हमें जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है वो लिखते हैं। तो हमारे पास में वो क्या है, देखो इसका जो समीकरण है हमारे पास में समाकलित वेग समीकरण जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, तरीके से दे रखा है। समाकलित वेग समीकरण लिखते हैं पहले, इसका क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये था हमारे पास में t बराबर क्या होता है, t बराबर होता है हमारे पास में 2.303 अपॉन K1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा log और यहाँ से हमारे पास में R0 अपॉन R, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं इसमें, t की तो वैल्यू हमें निकालनी है 2.303 ऐसे कैसे, ठीक है, बटे में K1 की वैल्यू दे रखी है 60 और यहाँ से log R0 तो ऐसे कैसे, और R की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी दे रखी है R0 अपॉन 10 दे रखी, तो 10 ऊपर आ जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। तो देखो R0 से R0 कट जाएगा तो यहाँ से तो बचेगा log 10, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास में 1 होती है। log 10 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये इस तरह से दे रखा है t बराबर 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग और यहाँ से 10, उसको लिख लेते हैं एक बार और। तो t बराबर है हमारे पास में 2.303 अपॉन 60 और यहाँ से आ रहा है log 10। log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1, तो यहाँ से रखो वहाँ पे t बाई 2.303 अपॉन 60, यही आया था। इस 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं 3 0 कर दूँ, तो ये हो जाएगा t बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2303 डिवाइड बाई 60 और इंटू ये आ जाएगा 1000, ठीक है। और आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 और 1 4, ठीक है, यानी 10 की घात 4 हो जाएगी नीचे, तो यहाँ तो ऊपर क्या बचा 2303 में आप डिवाइड कर लो, किससे 6 से डिवाइड करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से तो आ जाएगा 2303, ठीक है, यहाँ पे 6 इंटू 10 की घात 4, तो ये 2303 में डिवाइड करना 6 से, ठीक है, और इसको 10 की घात 4 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात -4 आ जाएगी, तो वो जो मान आएगा वो किस में आएगा, सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी जो टाइम होगा वो निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ये इसका पहला पार्ट था दोस्तों जिसमें हमने कुछ इसके बेसिक्स के न्यूमेरिकल्स किए।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो इसके नेक्स्ट जो हमारे पास में जो पार्ट होगा उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स जो बच रहे हैं, ठीक है, वो सारे हम मैं लेके आऊँगा आपके लिए दोस्तों। आई होप आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों।